टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आप सभी लोग क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड और सप्लाई पढ़कर आए हैं, तो अब हम जब मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी एज ए होल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ डिमांड नहीं एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे और सिर्फ सप्लाई नहीं एग्रीगेट सप्लाई और उनके साथ कुछ जो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर कंटेंट देखते हैं कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एडी का कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ एडी क्या है और तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई। साथ में हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन क्या होते हैं और साथ में प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में रिलेशनशिप क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू के 3 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट ऑफ एडी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखेंगे और आपको जो भी हम इसके अंदर आपको बताने जा रहे हैं आपको वो समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एडी क्या है। अगर हम एडी की एक डेफिनेशन बताएं जो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, दैट इज एडी इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर on purchase of goods and services produced in the economy during an accounting year corresponding to their levels of income। यानी एडी क्या है, ये वो टोटल एक्सपेंडिचर है जो हमारी कंट्री के लोग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर स्पेंड करने का या एक्सपेंडिचर करने का प्लान करते हैं। एक्चुअल लेवल के बारे में बात यहाँ पर हम नहीं करते हैं। जो क्लास 12th और क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स है दैट इज एक्स एंटे लेवल इकोनॉमिक्स, तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लान्ड चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो लोग एक साल के अंदर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जितना भी पैसा खर्च करने का प्लान करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड को हम जब 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम उसको विद रिलेशन टू इनकम पढ़ेंगे, ना कि विद रिलेशन टू प्राइस। एडी रेफर्स मतलब एडी का मतलब है कि वो हर चीज़ की डिमांड है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की। जैसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ के आए थे कि सिर्फ टी की डिमांड या सिर्फ कॉफ़ी की डिमांड, नहीं। यहाँ पर हम हमारी कंट्री के अंदर जो भी चीज़ों के ऊपर खर्चा होता है दैट मीन्स एवरीथिंग, एक छोटी से छोटी पिन से लेके बड़ी से बड़ी मशीन, रोबोट, गन तक सब चीज़ के यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात होती है। अब क्योंकि इसको हम एक साल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है। इट इज़ मेजर्ड विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी एंड सेकंड विद रेफरेंस टू लेवल ऑफ इनकम ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी। हम एग्रीगेट डिमांड को 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो हम निकाल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल क्या है, और दूसरा हम निकाल सकते हैं कि लोगों का इनकम लेवल क्या है। 12th क्लास के अंदर जो आपके सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है दैट इज़ विद रेफरेंस टू लेवल ऑफ इनकम, यानी जनरल प्राइस लेवल के साथ जो एडी निकलती है वो आपके 12th क्लास के सिलेबस के अंदर नहीं है, तो उसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। जब हम बात करते हैं जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से तो हम ये देखते हैं कि एडी और प्राइस लेवल का एक नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। अगर प्राइस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो लोगों का एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो जाता है, तो एडी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी प्राइस लेवल और एडी के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है जिसकी वजह से एडी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू इनकम लेवल ऑफ पीपल इकोनॉमी के अंदर, तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है उनका एक्सपेंडिचर बढ़ता है। जी हाँ, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका एडी का जो कर्व बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, विच शोज दैट देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल ऑफ पीपल एंड एडी। तीसरा, एडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी भी चीज़ें बिक रही हैं, कितनी चीज़ों के ऊपर खर्चा इस वक्त भी हो रहा है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम अभी इस वक्त जब ये वीडियो बना रहे हैं इस टाइम भी लोग कितना सामान मार्केट से खरीद रहे हैं, तो हम फिजिकल आउटपुट को जाके नहीं गिन सकते। तो इसलिए इसको कन्वीनियंट ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या करा, हमने एडी को एक्सपेंडिचर की टर्म में नापना शुरू करा, जिससे हम एडी का एक अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉट एज एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ये बात आपको याद रखनी है कि एडी जो है दैट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉट
एक्चुअल एक्सपेंडिचर। हम जब बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, तब वो भी प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई होगी, ना कि एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये नोट्स काफ़ी इजी बनाए गए हैं। ये पेपर में अगर आप ऐसे आंसर्स लिख के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यू हैव टू थिंक कि आपको और कुछ लिखना होगा, ऐसा मत सोचिए। ये आंसर्स बहुत अच्छे हैं, आप इन्हीं के ऊपर रहें। अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ एडी की। एडी का बिहेवियर कैसा होता है। आपके सामने एक एडी स्केड्यूल है। ये स्केड्यूल क्या दिखा रहा है, ये टेबल ये दिखा रहा है कि एडी और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एडी को यहाँ पे हमने क्या बोला है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। वाई मतलब हमारी इनकम। हम वाई को क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। जब हम देख रहे हैं कि एक जीरो लेवल है इनकम का, तब हमारे पास कुछ एग्रीगेट डिमांड है 30। जैसे जैसे इनकम बढ़ के 120 हुई, वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड भी 30 से बढ़ के कितना हो गया है, 60 हो गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है। अब आपने अगर टेबल को ढंग से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जब हमारी इनकम जीरो है, उसके बाद भी हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी खर्चा है, इसको आप हटा नहीं सकते। मान लिया कि किसी बंदे के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ खर्चा तो मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर करता है फॉर हिज बेसिक सर्वाइवल। ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। और अगर हम बहुत ही इसको रीडिफाइन और कर दें तो दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये हमारे आगे के टॉपिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल हम इस पे आते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपका इनकम लेवल ज़ीरो है, उसके बाद भी आप कुछ खर्चा कर रहे हो, बिकॉज आपको सर्वाइव करना है। ये बेसिक एमिनिटीज़ के ऊपर खर्चा होता है, सर्वाइवल के ऊपर खर्चा होता है। अब हम ये करेंगे कैसे, नेक्स्ट सवाल ये आता है। जब आपके पास कोई इनकम ही नहीं है तो आप ये खर्चा कैसे करेंगे। ये जो खर्चा होता है दैट इज़ डन थ्रू बोरोविंग्स। जी हाँ, यहाँ पर आप क्या करते हैं, बोरोविंग्स करते हैं या फिर डिसेविंग करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता रहता है। जीरो से आपकी इनकम 20 हो गई तो आपका एक्सपेंडिचर 30 से 35 हो गया प्लान्ड एक्सपेंडिचर। 20 से 40, 35 से 40, यानी एक टाइम पे क्या हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया। जितनी आपकी इनकम है आप उतना ही खर्चा कर रहे हैं। यानी 40 आपकी इनकम है और आप 40 ही एक्सपेंडिचर करने का प्लान कर रहे हैं। दैट मीन्स ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो ये भी क्या है, ये भी एक ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे आपकी इनकम और आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर है। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन अब आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, बट वो इनकम से कम हो गया है। जी हाँ, आपकी इनकम 40 से बढ़ के 60 हो गई है, तो आपका एक्सपेंडिचर भी 40 से बढ़ के 45 हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे 15 रुपये का जो गैप है दैट इज सेविंग्स। यानी अब आपकी इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपके पास कुछ पैसा कंजम्पशन के बाद, एक्सपेंडिचर के बाद भी बच जाता है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही आपकी सेविंग्स शुरू होती हैं। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ जीरो सेविंग्स, जहाँ पे आपकी सेविंग्स क्या है, जीरो है, ना ही नेगेटिव है 40 से ऊपर की तरह और ना ही पॉजिटिव है 40 के नीचे की तरह, सिर्फ 40 पे, जहाँ पे y इज इक्वल्स टू AD है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। जब हम इस स्केड्यूल को एक डायग्रामेटिक फॉर्म दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है AD का कर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AD के दो कंपोनेंट्स बताए गए हैं, C प्लस I। अभी उनके ऊपर हम बाद में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री की एक लाइन बन रही है, दैट इज इनकम लाइन। 45 डिग्री पे ही बनती है हमेशा इनकम की लाइन, आपको ये याद रखना है। AD जो है पॉइंट E पे Y के बराबर है, दैट इज 40। प्रायर टू इट, यानी उससे पहले क्या था, उससे पहले AD यानी जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है C प्लस I की, वो Y से ज़्यादा थी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा था, आपकी इनकम कम थी लेकिन आप खर्चा ज़्यादा कर रहे थे, जो कि ये दिखा रहा है कि ये एक मिनिमम लेवल ऑफ AD भी है। और पॉइंट E के बाद क्या हो रहा है, पॉइंट E के बाद इनकम ज़्यादा हो गई है और ब्लू वाला कर्व यानी C प्लस I AD का कर्व थोड़ा नीचे हो गया है। दैट मीन्स जो उनके बीच का जो गैप है, आप लोग देखेंगे अगर ये जो गैप है इनके बीच का, दैट इज सेविंग। क्योंकि आपने अब इतनी इनकम कमा ली है कि अब आपके पास कंजम्पशन के बाद भी कुछ पैसा सेव हो जाता है। मिनिमम लेवल ऑफ AD यहाँ पर कितना है, 30 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनकम है ज़ीरो। आपने अगर देखा होगा यहाँ पे इनकम है ज़ीरो लेकिन AD कितना है, 30। तो ये है हमारा मिनिमम लेवल ऑफ AD। हमने देखा कि जब Y 0 है तब कुछ मिनिमम एक्सपेंडिचर है 30, बिकॉज हमें कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही है अपने सर्वाइवल के लिए।
इस पॉइंट पे हमारी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होंगी, क्योंकि हमारी इनकम के हम दो ही यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस एस, यानी या तो हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो जब आपकी इनकम है 0 और आपका कंजम्पशन या आपका एक्सपेंडिचर है 30, तो y माइनस सी इज इक्वल्स टू एस, 0 माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो आपकी सेविंग्स क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, यानी यहाँ पर एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया जाएगा, बोरोइंग के द्वारा किया जाएगा। जैसे जैसे y इंक्रीज करेगा वैसे वैसे AD इंक्रीज करेगा। एक सर्टेन लेवल के बाद y ज़्यादा हो जाएगा किससे, AD से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोग सेविंग करनी शुरू कर देंगे। तो एडी स्केड्यूल की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज अ टेबल शोइंग एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। और एडी कर्व की अगर डेफिनेशन देखें, इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी स्केड्यूल। ये एडी स्केड्यूल की एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर एडी का कर्व कैसा करता है, स्लोप अपवर्ड स्लोप करता है, जो कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, एडी और वाई के बीच में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरी होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी किसी दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत ही कम या बिजनेस किया ही नहीं जाता। लेकिन दूसरी तरफ जो ओपन इकोनॉमी होती है, दैट इज अ ग्लोबल इकोनॉमी। वहाँ पे क्या होता है, आप सारी कंट्रीज आपकी कंट्री में काम करती हैं और आप दूसरी कंट्रीज में जाके भी काम करते हो, तो वो होती है ओपन इकोनॉमी। हम बात करते हैं कि एडी के कंपोनेंट। सबसे पहले आपको याद रखना है एडी इज एक्सपेंडिचर, ये सिर्फ एक्सपेंडिचर है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी भी दो टाइप की होती है, एक होती है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरी होती है 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के पहले अंदर बात करते हैं, उसमें दो ही सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो यहाँ पर एडी के कंपोनेंट होते हैं सी प्लस आई। सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स। हम आपको ये सारे कंपोनेंट्स अपने नेशनल इनकम की जो हमारी सीरीज है आप उसमें दे सकते हैं। हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है नेशनल इनकम के लिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड जो है नेशनल इनकम कैलकुलेशन का, वहाँ पर आपको इन सारे कंपोनेंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पे जाकर इनको देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं हम 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की। अब 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन आ गया, हाउस होल्ड तो है, प्रोड्यूसर भी है, तीसरा सेक्टर जुड़ गया है जी, गवर्नमेंट सेक्टर। जी हाँ, तो हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड कौन सा खर्चा करते हैं जी, वो कंजम्पशन करते हैं, दैट मीन्स सी। प्रोड्यूसर्स कौन सा खर्चा करते हैं, वो करते हैं इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स आई। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये दोनों खर्चे करती है। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। तो हम उनको दोबारा से सी प्लस आई ना लिख के क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है उसको हम बोलते हैं जी। तो 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर जो हमारा कंपोनेंट्स बन जाते हैं एग्रीगेट डिमांड के यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के, वो बन जाते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो लोग करते हैं अपने घरों में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर सेक्टर करता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है अपने प्रॉफिट कमाने के लिए भी और जनता की वेलफेयर के लिए भी, देश को चलाने के लिए भी। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन एन ओपन इकोनॉमी। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी हैं, आपको इनके ऊपर बहुत कुछ नहीं लिखने को आएगा, बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। जो आपको वीडियो के अंदर बताया जा रहा है आप वो सब सही से समझें और यही सब लिख के आएंगे तो आपको नंबर्स पूरे मिलेंगे। शुरू करते हैं। एक ओपन इकोनॉमी क्या है, हमने बताया था कि ओपन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आपकी इकोनॉमी के अंदर पार्ट लेता है, वो भी आपके यहाँ पर आके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर। ये तीनों कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं। लोगों के द्वारा अपने नीड्स को पूरा करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज कंजम्पशन, दैट इज डन बाय हाउस होल्ड्स डिनोटेड बाय सी। प्रोड्यूसर्स के द्वारा अपने बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया जाता है दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ये दोनों खर्चे करती है, दैट मीन्स जी। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या होता है, हम कुछ सामान वहां पर बेचते हैं, दैट मीन्स एक्सपोर्ट, और वहां से कुछ सामान खरीदते हैं, दैट मीन्स इंपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम ये भी एडी का ही एक कंपोनेंट है। एक्सपोर्ट को यहाँ पर हमने पॉजिटिव में क्यों रखा है, क्योंकि हम तो सप्लाई कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमारे गुड की डिमांड कोई दूसरी कंट्री वाला कर रहा है, हमको डिमांड देखनी है। यहाँ पे हम सप्लायर तो हैं लेकिन हमारी चीज़ की डिमांड हो रही है, हमारी चीज़ के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो वो हम यहाँ पर इसको
लिखेंगे। और एम यानी इम्पोर्ट्स को माइनस क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे हमारी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं हो रही, बल्कि हम किसी बाहर के देश के बने हुए गुड्स या सर्विसेज को डिमांड कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस के अंदर बता सकते हैं। तो ये था हमारा एडी का कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर एक फटाफट से इसका रिवाइज करें, एडी इज ए प्लान्ड एक्सपेंडिचर। किसके ऊपर होता है? हमारे देश के अंदर बनने वाले सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होता है। कौन करता है? कोई एक इंसान नहीं करता, हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर जितना भी खर्चा होता है वो इसके अंदर आया जाता है। ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग ईयर के एंड में इसको कैलकुलेट किया जाता है। प्लान लेवल पे इसको हमेशा देखते हैं, ना कि एक्चुअल लेवल पर। इनकम और एडी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एडी भी बढ़ता है। एडी का कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये था हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? ये है एग्रीगेट प्रोडक्शन। जैसे एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? ये प्रोडक्शन है। ये वो प्रोडक्शन है जो प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं एक साल में प्रोड्यूस करने का। इन सिंपल वर्ड्स ये क्या है? ये फ्लो है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। किसमें? इकोनॉमी में, एक साल के अंदर। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? इनकम जनरेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन यानी एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? इनकम जनरेशन के बराबर होती है। कैसे? जितना आप प्रोड्यूस करेंगे आप मार्केट में उतना ही तो बेच पाएंगे और उतना ही तो पैसा कमा पाएंगे। दैट मीन्स AS एंड Y आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी AS और Y एक दूसरे के बराबर हैं। AS इज इक्वल्स टू Y। आपके सामने एक AS स्केड्यूल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आपकी इनकम है 0, जब आपके पास कुछ पैसा ही नहीं है, तो आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे? तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी है 0। आपकी इनकम है 20, सप्लाई भी आप कितनी कर रहे हैं? 20 की। एग्रीगेट इनकम है 40, सप्लाई भी 40 की। इनकम 60 तो सप्लाई भी 60 की। इनकम 80 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 80 का। तो मतलब 120 आपकी इनकम दिख रही है, तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी है? 120। दैट मीन्स ये एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अगर हम इनके टेबल को और ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखेगा कि Y और AS एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। ये क्या दिखा रहा है कि प्रोड्यूसर्स जितना भी वो बना रहे हैं, जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उतने का उतना ही बेचना चाह रहे हैं। जितना वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो उतना ही बेचना चाह रहे हैं। दैट मीन्स अगर वो 20 क्या करेंगे? वो 20 अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो 20 ही क्या करेंगे? यहाँ पर आपको इनकम कमा रहे हैं। अगर वो 40 प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं तो वो बेचेंगे भी कितना? 40। मतलब वो पूरा बेच देंगे। वो यहाँ पर कुछ भी रखने की बात, बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या दिखाता है? इट शोज दैट प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। वो सब कुछ बेचना चाह रहे हैं जितना भी वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम एक्सेस कैपेसिटी इन दी इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमेशा कुछ एक्सेस कैपेसिटी होती है। साथ में एनी इंक्रीज इन एडी लेट्स टू ए प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन AS। जी हाँ, जैसे ही आपकी डिमांड में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है, थोड़ा सा भी चेंज आता है, उसी के हिसाब से प्रोड्यूसर्स क्या कर देते हैं? अपनी AS भी बढ़ा देते हैं। जैसे ही AD बढ़ा उतना ही AS बढ़ा दिया। मतलब दोनों के अंदर चेंज भी इक्वल होता है। और आपने क्लास 11th में जो प्राइस डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर उसमें देखा था, जब डिमांड और सप्लाई के अंदर चेंजेस बिल्कुल इक्वल होते हैं उसका प्राइस पे कोई भी असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर प्राइस लेवल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और यही कारण है कि हम अभी 12th में प्राइस लेवल वाला जो कॉन्सेप्ट है AD का, उसको यहां पर हम नहीं पढ़ते हैं। ये आपके सामने AD का एक कर्व, AS का एक कर्व है, जिसमें आपको देखा जा रहा है कि क्योंकि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं। जितना आप इनकम कमाएंगे आप उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, और जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उसको मार्केट में बेच के आप उतनी ही इनकम कमाएंगे। तो AS और Y की जो लाइन है वो बिल्कुल सेम बन रही है, उसमें कोई भी अलग कोई कर्व नहीं बना। ये दोनों 45 डिग्री पे एक लाइन बन रही है। जो इनकम की लाइन थी पहले, वही किसकी लाइन बन रही है अब? एग्रीगेट सप्लाई की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अभी हमने ये चैप्टर आधा कंप्लीट कर लिया है। आप प्लीज़ इस वीडियो को ढंग से देखें, क्योंकि अब हम इसके बाद जो टॉपिक्स करेंगे उसमें आपको ये पूरी नॉलेज पहले होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जिनको आप सोचते हैं कि ये वीडियो हेल्प कर सकती है। हमें कमेंट्स करके बताएं आपकी कोई डाउट है, आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।